हाँ भाई दोस्तों, नमस्कार, सबको प्रणाम। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। 10 मिनट आपको मेरे साथ में रहना है। 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाना है और इसी के साथ आज अपना अधिगम वाला टॉपिक जो एक बड़ा हो गया था, इतना बड़ा होना नहीं चाहिए था, उसके पीछे कारण था। हमने क्लासें टुकड़ों में कर ली थी, एक एक घंटे की क्लास को आधे आधे घंटे में कर ली थी, तो उसकी वजह से 5-10 क्लास आगे बढ़ गया था। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इस चीज से पड़ रहा है कि जो आपने पढ़ा है उसको लेकर के आपके कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर हुए हैं, जो आपने समझा है उसको किस तरीके से समझा है, क्या आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहा है, या इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर सही दे पा रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम सही चल रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे चल रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम कंसेप्ट क्लियर करें। आज की क्लास के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, वो है आपके अधिगम की अक्षमताओं का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है जिसकी वजह से अधिगम की रफ्तार रुक जाती है, या अधिगम की रफ्तार में कमी आ जाती है, या फिर अधिगम नहीं कर पाते, जिसको मनोवैज्ञानिक भाषा में डिसऑर्डर कहा जाता है। डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो एक प्रकार के है तो वैसे शारीरिक और मानसिक बीमारी है, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आप कोई दवाइयां लेकर के, टेबलेट लेकर के, या कोई ऑपरेशन वगैरह करवा करके सही हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसऑर्डर जितने भी होते हैं वो एक टेक्निकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से सही हो सकते हैं, अभ्यास के द्वारा सही हो सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक थेरेपी होती है, उनके द्वारा इसको सही किया जा सकता है, वरना इसका कोई लीगली ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसको अपन कहते हैं डिसऑर्डर्ड। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपके सामने ऐसे कई बालक मिलेंगे जिनके अंदर कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। आप किस प्रकार से उनके डिसऑर्डर का समाधान कर सकते हो, या क्या क्या इनका उपाय रहेगा, या कैसे कैसे इनको पहचानोगे, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो 10 से 15 मिनट की मुश्किल से आज की क्लास होगी आपके लिए। देखिएगा, हेडिंग लगाना है आपको, अधिगम की अक्षमताओं का वर्गीकरण। अधिगम की अक्षमताओं का वर्गीकरण। अक्षमताओं का वर्गीकरण। अधिगम की अक्षमताओं का वर्गीकरण, इसको अपन एक भाषा में मैं और कह सकता हूं, लर्निंग डिसऑर्डर। इसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, लर्निंग डिसऑर्डर। सीखने में जो आपके बाधा उत्पन्न करे, उन सभी बीमारियों की बात आज अपन करने जा रहे हैं। यहां से जो प्रश्न आते हैं वो सीधे सीधे ऐसे ही आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डिसऑर्डर से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ज्यादा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसको लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीमारियों के नाम और उससे पड़ने वाले प्रभाव को ही अपन पढ़ेंगे, इससे ज्यादा अपन को कुछ भी अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, अपन सीधे सीधे इस डिसऑर्डर के ऊपर जाते हैं, और सबसे पहले आपके सामने में एक डिसऑर्डर रखता हूं जिसका नाम है दोस्तों डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक रोग है जिसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया क्या रोग है, या डिसलेक्सिया किस प्रकार से काम करता है दोस्तों? तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठन संबंधी विकार है दोस्तों। ध्यान रखना, कौन सा विकार है? तो ध्यान रखना, ये एक पठन संबंधी विकार है कि ये बीमारी जब भी किसी बालक के अंदर हमें देखने को मिलती है, या जब भी किसी बालक के अंतर्गत जो है अपन देखते हैं, तो उनके अंदर ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। अब इस बीमारी में बालक क्या करते हैं कि उनके पढ़ने संबंधी विकार रहते हैं, कि बालक रुक रुक करके पढ़ते,
अक्षरों का सही संप्रत्यय नहीं बिठा सकते, पढ़ते पढ़ते कठिन अक्षरों को खा जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे उनको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मात्राओं का सही कहाँ उतार चढ़ाव करना है इनको नहीं पता, किताब को बहुत नजदीक रखते हैं या फिर बहुत दूर रख देते हैं। इस प्रकार का जो रोग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, जिसको कहते हैं पठन संबंधी विकार की यहाँ पे पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, पढ़ने में थोड़ी सी समस्या बालक को रहती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बालक को पढ़ने का अधिक से अधिक अभ्यास कराएं, है ना, बालक को किताब पढ़ना सिखाएं। यदि कोई बालक किसी शब्द को छोड़कर लोप करके आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकें और कठिन शब्द जो नहीं बोल पाए उसको बोलाएं, भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करें। ऐसा अपन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आते नहीं है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि पठन निम्नलिखित में से पठन संबंधी विकार कौन सा है, तो आपको चौथे 1 मिनट के चौथे हिस्से में नजर आ जाना चाहिए कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का पढ़ने संबंधी बीमारी है, जिसमें पढ़ने संबंधी समस्याओं को बहुत जाता है। इसको शब्द अंधता भी कहा जाता है कि दिखाई नहीं देता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। तो बच्चे वर्णों का लोप करना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, मेमोरी कमजोर होना, याद नहीं रख पाना, पढ़ते पढ़ते भूल जाना, अटक जाना, ये सारी बीमारियां इसके अंदर देखने को मिलती है। तो एक रोग आपको क्या याद रखना है, डिसलेक्सिया जो किस प्रकार की बीमारी है, तो ध्यान रखना पठन संबंधी बीमारी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ऐसी की ऐसी लेखन संबंधी और होती है जिसको कहा जाता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कौन सी बीमारी है, ये लेखन संबंधी विकार है कि बालक को लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। लेखन संबंधी विकार है ना, मेरे अंदर भी है, मात्राओं की मिस्टेकें मेरे से बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं मात्राओं की पहचान नहीं कर पा रहा हूं कि कब कौन सी छोटी लगेगी और कौन कौन सी बड़ी लगेगी। हालांकि न्यूनतम रूप पे है, लेकिन है डिस्ग्राफिया, है ना। तो ये डिस्ग्राफिया की पहचान है कि बालक वर्ण को शुद्ध नहीं लिख पाता है, अक्षरों को बनावट नहीं दे पाता है, हाथ में पेन पकड़ते वक्त उसका हाथ दूजता है ना, एक लाइन में नहीं लिख पाता है, लिखते लिखते ऐसे टेढ़े चले जाता है। इस प्रकार का जो रोग होता है वो होता है डिस्ग्राफिया। और डिस्ग्राफिया को भी दूर करने का एकमात्र तरीका है अभ्यास। मैंने आपको पहले ही कहा था कि विद्यालय स्तर पर यदि किसी बच्चे को साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के, सिवाय अभ्यास से। अभ्यास के माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है। तो दूसरा एक रोग आता है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, तो उसका नाम है डिस्ग्राफिया। तो साथ साथ में बोलते भी रहना ताकि आपको याद हो जाए। पहली बीमारी कौन सी है, डिसलेक्सिया कौन सा है, पठन संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया कौन सा है, लेखन संबंधी विचार। एक आता है आपके डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया ये गणितीय या गणना संबंधी विकार है। ये जो विकार है वो कौन सा विकार है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। क्या हो गया, ये एक प्रकार का गणना संबंधी विकार है, गणित संबंधी बीमारी है ये, गणना संबंधी विकार। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो गणना सही तरीके से नहीं कर सकते। गणना का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को आपने ये नोट किया होगा, पैसे गिनते ना तो 2-3 नोट गिनी भूल गए, वापस मिक्स की, 2-4 नोट गिनी वापस भूल गए मिक्स की, बार बार जो नोट को गिन गिन के मिक्स कर रहे ना, ये डिस्कैलकुलिया की इनको गणने में थोड़ी सी क्या हो रही है, दिक्कत हुई है। या फिर वो गिनते समय अंगुलियों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं, यहां से अंगुलियों पर गिन गिन करके बताते हैं, छोटी छोटी चीजों को भी अंगुलियों पर गिनते हैं। यदि गिनने में अंगुलियों का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा विकार है, डिस्कैलकुलिया। इसके लिए भी क्या करते हैं, छोटे छोटी गणितीय समस्याओं को हल किया जाए, गणित के छोटे छोटे गेम खिलाए जाए, गणना संबंधी प्रैक्टिस बढ़ाई जाए, तो अपने आप इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो 3 रोग मैंने आपके सामने अभी तक लिखे। पहला रोग कौन सा है, तो बताएं डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है, पठन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया किस संबंधी विकार है, तो ध्यान रखना लेखन संबंधी विकार है। डिस्कैलकुलिया किस प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है गणितीय या गणना संबंधी विकार है, आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक आता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया वाक संबंधी विकार, बोलने में दिक्कत होती है, डिस्फेसिया। डिस्फेसिया कौन सा विकार है, तो क्या ध्यान रखोगे, वाक संबंधी विकार। बोलने में दिक्कत होती है, हकला करके बोलना, रुक रुक करके बोलना, है ना, बोलते बोलते लड़खड़ा जाना, बोलते बोलते रुक जाना, शब्दों का तीव्र गति से याद नहीं आ पाना, बोलते वक्त भय लगना, ये सारा जो विकार होता है इसको अपन इस नाम से जानते हैं डिस्फेसिया, यानी कि व्यक्ति फेस नहीं कर पाता है, वो कहलाता है आपके वाक क्षमता संबंधी विकार कहलाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। एक ऐसा का ऐसा और होता है जिसको कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया, है ना, जो चित्र बनाने में बालक को बड़ी दिक्कत होती है। किसी भी चीज की प्रिंटिंग करनी हो, चित्र बनाना हो, तो वो उस पेन को या पेंसिल को सही तरीके से नहीं पकड़ सकता है, रंग सही नहीं भर सकता है, चित्र की आकृति सही नहीं दिख सकता है। उस रोग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, उसको कहा जाता है आपके डिस्प्रैक्सिया।
हालांकि ये एक प्रकार का लेखन विकार है, लेखन विकार का ही एक भाग है। डिस्प्रेक्सिया भी एक प्रकार का लेखन विकार ही है, लेकिन सामान्यतः चित्र बनाने में समस्या होती है इससे, डिस्प्रेक्सिया। बाकी सारी चीजें लिख लेता है, हैंड राइटिंग अच्छी है लेकिन चित्र नहीं बना पा रहा है, मतलब डिस्प्रेक्सिया है ना। तो आप ये कह सकते हो लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार, लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार। अब ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत आपके डिस्ग्राफिया होगा उस व्यक्ति के अंदर आपके डिस्प्रेक्सिया भी होगा। जिस व्यक्ति के अंदर डिस्ग्राफिया रोग है, क्योंकि लिखने में दिक्कत है, तो इसका मतलब उससे चित्र भी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब उसके अंदर डिस्प्रेक्सिया रोग जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने अपने आप आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। एक होता है डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया ये कुछ रोग है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है। डिसऑर्थोग्राफिया, ऑर्थोग्राफिया ये वैसे वर्तनी संबंधी विकार कहलाता है, लेकिन ये भी है उसी का भाग है, वर्तनी संबंधी विकार, वर्तनी संबंधी विकार। देखो डिस्ग्राफिया का ही एक भाग है, लेकिन फिर भी इसको इसके अंदर अलग क्यों दिया गया कि ये जो रोग होता है वो अंगुलियों की बनावट के कारण होता है, कि किसी बालक की शारीरिक अंगुलियों का विकास यदि सही नहीं हुआ होता है ना, तो वो सही तरीके से लाइन लिख पाता है, वर्तनी की समस्या हो जाती है, उसकी अंगुलियों की बनावट ऐसी होती है कि बड़ी 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 मात्रा लग रही है, छोटी आ ही नहीं रही है। तो इस प्रकार का जो रोग होता है उसको कहा जाता है डिसऑर्थोग्राफिया। तो देखो वापस मैं आपको रिविजन करवा रहा हूं, ये याद करने पड़ेंगे रट रट करके। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार, डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी विकार, डिस्फेसिया वाक संबंधी विकार, डिस्प्रेक्सिया लेखन या चित्रांकन संबंधी विकार, डिसऑर्थोग्राफिया मतलब क्या याद रखोगे, वर्तनी संबंधी विकार आपको याद रखना है। एक आता है आपके ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार, क्या याद रखोगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना ये श्रवण संबंधी विकार है, श्रवण संबंधी विकार, श्रवण संबंधी विकार, यानी कि यहां पे बालक को सुनने में दिक्कत होती है, कान कमजोर नहीं होते, ध्यान रखना, सुनने में उसको एक बार में स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, वो एक बार में अर्थ ग्रहण कर ही नहीं पाता है कि क्या कहा मैंने, एक बार बोला मैं सुना आपने, लेकिन आप पहली बार में अर्थ ग्रहण कर ही नहीं रहे हो, वापस पूछ रहे हो हाँ क्या कहा, तो इसका मतलब दोबारा पूछ रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, कि कानों के द्वारा जो हमारी इंद्रिय है इसके द्वारा जो सूचना सही रूप से मस्तिष्क तक जानी चाहिए थी वो नहीं जा पाई है। इसका मतलब हमारे अंदर जो कौन सा रोग चल रहा है, तो उस रोग का नाम है आपके ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक ऐसा का ऐसा और होता है जिसको कहा जाता है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ये प्रत्यक्षण संबंधी विकार है। प्रत्यक्षण संबंधी विकार का मतलब समझ रहे हो कि सामने कोई चीज दिखती ना, दृश्य का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता, देख करके भी नहीं समझ पाता है, दृश्य प्रत्यक्षीकरण विकार, दृश्य प्रत्यक्षीकरण विकार। कि कोई अपन कई बार नहीं होता है, कोई व्यक्ति हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया और अपन कहते थोड़ी देर बाद वो कहता अरे इधर भी देख ले मैं हूं, अरे मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, सामने खड़ा तो फिर भी आपने नहीं पहचाना, ये कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख के भी सही नहीं पहचान पाते है ना, दृश्य प्रत्यक्षीकरण सही नहीं कर सकते, आंखों से देख करके भी उस चीज को नहीं लिख सकते, यानी कि देखने वाली इंद्रियां हमारी जो होती है वो क्या होती है, आपकी कमजोर होती है, उसको क्या कहा जाता है, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसा ही एक डिसऑर्डर और आता है दोस्तों जिसको कहा जाता है सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये बड़ा खतरनाक है ना, लड़कों की तुलना में लड़कियों में ज्यादा होता है ये डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इंद्रियों के साथ समन्वय स्थापित नहीं होता है, इंद्रियों के साथ समन्वय स्थापित नहीं होता है, समन्वय स्थापित नहीं कर पाना। क्यों नहीं कर पाते हैं दोस्तों, इसके पीछे कारण बता रहा हूं, रुको मैं नहीं करना।
इसमें क्या होता है कि बालक या तो सुनेगा या देखेगा, वो सुनना देखना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, इंद्रियों के साथ में समन्वय स्थापित नहीं कर सकता है कि कान से आवाज आ रही तो मैं देख आगे लूं, ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकता है। आपने कई बार क्लासों के अंदर ऐसा देखा होगा कि कई बार टीचर बोलता है कि लिखो, तो टीचर बोलता रह रहा है, फिर भी बच्चे बार बार सर ऊपर करके बोर्ड की तरफ देख रहे हैं क्या लिखा है, देख करके लिख लूं। इसका मतलब सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उनके अंदर कि वो सुन करके नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब इंद्रियों के साथ में समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे। आपने कई बार अपने देखा होगा लड़कियों की जो एक्सीडेंट, लड़कियों की वजह से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, स्कूटी वगैरह पे ना, आपने रील्स वगैरह देखी होगी, लिखा होता है कि पाप देखिए पापा की परियों का कमाल, और वो गाड़ी लेकर के जा रही हो इधर उधर घूम गई। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी नहीं चला सकती, बेहतरीन गाड़ियां चला सकती होगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण है कि इंद्रियों के साथ में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसे वो ये गाड़ी लेकर के चल रही है, इनको इधर घूमना है कि पीछे से हॉर्न आएगा तभी समझ जाएंगे ना पीछे गाड़ी आ रही, तो उनको साइड में लेना है। ये गाड़ी चलाती जा रही है, पीछे से हॉर्न बजेगा तो कानों से उनको विश्वास नहीं होगा, वो मुंह घुमा करके देखेगी पूरा हॉर्न किसने दिया, तब तक गाड़ी आगे चली जाएगी। तो इंद्रियों के साथ में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनके अंदर ये सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, बढ़ जाता है। ये भी एक प्रकार की कौन सी बीमारी है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार की कौन सी बीमारी कहलाती है, आपके मानसिक बीमारी कह सकते हो, या आपको ये मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर कह सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक आती है दोस्तों आपको डिस्मोर्फिया, 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 डिस्मोर्फिया। ध्यान रखना, शरीर की बनावट अजीब दिखती है, शरीर की बनावट अजीब दिखती है ना, कौन सा अजीब दिखती है। अब आप कहोगे कि सर अजीब दिखती है का क्या मतलब है, अजीब तो बहुत तरीके से अपन देख सकते हैं कि, है ना, अजीब दिखने का मतलब ये होता है कि उनके शरीर का कोई अंग तो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, कोई अंग आवश्यकता से ज्यादा पतला हो जाता है, बड़ी अलग से, ना, चेहरा पूरा भारी भारी है, शरीर से दुबला पतला है, शरीर से भारी है, चेहरा इतना सा हो रखा है, पूरा मुंह में इतनी सी नाक है ना, मुंह छोटा सा है, नाक इतनी बड़ी है। ये जो रोग होता है वो होता है डिस्मोर्फिया। या अधिकांश बच्चों में डिप्रेशन टेंशन की वजह से कभी कभी क्या होता है कि अंग विकार हो जाते हैं उनके अंदर, जो कोई ना कोई एक अंग अपने आप क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। अब आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो स्पेशल, क्योंकि आप कोई ऐसे टेबलेट्स वगैरह लो जिससे शरीर वगैरह फूले, तो आपने लिया तो आपके तो केवल गर्दन ही पतली है, बाकी सारा शरीर तो बढ़िया है, तो केवल गर्दन फुलाने के लिए कोई अलग से टेबलेट नहीं है, पूरा शरीर फुलाने के लिए आपको अलग से मिल जाएगी। तो इसीलिए ये भी अभ्यास से उनकी एक्सरसाइज वगैरह करो या जिस वजह से ये रोग आया है, कैसी कौन सी टेंशन है जिसकी वजह से ये रोग पनपा है, तो उसको दूर करने का आप प्रयास कर सकते हो। तो डिस्मोर्फिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि शरीर की बनावट जो है बड़ी अजीब दिखती है। एक आती है आपके डिस्टोपिया, ये आजकल सबके अंदर हो रहा है, डिस्टोपिया बहुत खतरनाक रोग है, ध्यान रखना, डिस्टोपिया, डिस्टोपिया। दुनिया उलझी हुई और बेरंग नजर आती है ध्यान रखना, क्या है आपके, दुनिया उलझी हुई वह बेरंग नजर आती हैं, बेरंग दिखती हैं, है ना। लोगों को ऐसा लगता है ये दुनिया कोई काम की नहीं है, बड़ा दुख चल रहा है जीवन के अंदर, सब उलझा हुआ लग रहा है, ये कोई मेरा नहीं है, मुझे समाज से कोई लेना नहीं, कोई किसी का नहीं होता, वगैरह वगैरह जो शब्द बोलते हैं, डिस्टोपिया। आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है जिसके अंदर डिप्रेशन बहुत अधिक बढ़ गया लोगों का, है ना, टेंशन, छोटी छोटी बातों के ऊपर स्ट्रेस आ जाना, छोटी छोटी बातों के ऊपर डिप्रेशन आ जाना, छोटी छोटी बातों के ऊपर घबराहट आ जाना, ये सारे जो हो रहा है वो सोशल मीडिया के कारण हो रहा है, क्योंकि आपने वो चीजें बहुत कम समय में अधिक देख ली जो एक उम्र के साथ में आपको साथ में घटना घटनी चाहिए थी। यानी कि जो अनुभव हमें 40 साल की उम्र में होना चाहिए था वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें 20 साल में हो रहा है, तो हमें 20 साल में हमारे अंदर वो मांग उठ रही है कि मैं अभी चाहिए यही चीज। तो अगर मांग उठ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप डिप्रेशन या स्ट्रेस में जाओगे और वो पूरी नहीं होगी तो ये दुनिया आपको मतलबी लगेगी, ये दुनिया आपको स्वार्थी लगेगी, तो आपके अंदर एक रोग आ जाएगा जिसका नाम है डिस्टोपिया, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा साथ वाला कोई भी व्यक्ति सक्सेस हो रहा था उससे भी अपन को जलन होती है, ये कैसे हो गया, कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे भी अपन को क्या होती है, जलन होती है। डिस्टोपिया किसी भी व्यक्ति के साथ में ये हो सकता है, मैं तो कह रहा हूं उनके साथ में भी हो सकता है कि आपके हम उम्र किसी दोस्त की शादी हो रही ना, आपकी नहीं हो रही ना, उस वक्त भी आप एकदम मायूस और एकदम, है ना, जैसा हो जाता हो, एकदम अलग सा अकेले हो जाता हो कि जैसे बहुत बुरा हो गया, उस वक्त आपके अंदर डिस्टोपिया, है ना, वैल्यूज बढ़ा देता है, जिस चक्कर में आपके अंदर ऐसा लगता है। तो ये ध्यान रखना, डिस्टोपिया का मतलब क्या हो गया कि दुनिया जब आपको क्या लगती है दोस्तों, ये एक प्रकार का इस रोग है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एक डिस्मिथिया और आती है, डिस्मिथिया, डिस्मिथिया, मैं सारे रोग बता रहा हूं आपको, छोटे छोटे रोग भी बता रहा हूं, ध्यान रखना। डिस्मिथिया, भयंकर तनाव अवसाद, भयंकर तनाव अवसाद, है ना, बहुत अधिक तनाव और अवसाद में कोई व्यक्ति चलता है तो उसके साथ में यह रोग हो जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है।
डिस्मीथिया जब किसी रोग हो गए ना, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं। एक कोई किसी काम को 5 बार बोल रहे हैं तो वो 1 बार कर रहा है, कब उठ रहा है कब सो रहा है, क्या मतलब उसको कोई लक्ष्य नहीं, बस दिन भर मायूस हताश घबराया हुआ, जैसे सब कुछ उसका पूरा भारत पूरा साम्राज्य उसी का था और किसी ने लूट करके ले लिया हो। वैसी स्थिति जैसी व्यक्ति की बनती है ना, वैसी किसकी बन जाती है, आपके डिस्मीथिया वाले की बन जाती है। ये भयंकर तनाव और अवसाद में रहते हैं, इनको छोटी छोटी बातों पर भी तनाव हो जाता है ना, हल्की हल्की चीज से टेंशन हो जाती है। बहुत आपके अंदर भी बहुत सारी बार होती होगी, कोई घटना घटी नहीं है लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठंड चढ़ जाती है और अपने आप टेंशन में चले जाते हैं, अपन तनाव में आ जाते हैं। ऐसे रोग को अपन कहते हैं डिस्मीथिया। ये अत्यधिक तनाव के कारण जो है हमारे अंदर क्या होता है दोस्तों, होता है ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक होता है डिसमेमोग्राफिया, मेमोरी कमजोर हो जाती है अपनी, याद नहीं रहता है। डिसमेमोग्राफिया, डिसमेमोग्राफिया, स्मृति कमजोर होती है, मेमोरी कमजोर हो जाती है अपनी, स्मृति कमजोर। आज कोई काम कह रहे हो ना, भूल जाओगे थोड़ी देर में, स्मृति कमजोर। मेमोरी जो है हमारी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उस रोग को अपन क्या कहते हैं, मेमोग्राफी। मेमो से याद रखना, मेमोरी, उसकी वजह से जो है हमारे पास में ऐसे होते हैं। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये आपके कुछ ऐसे रोग हैं जिसके बारे में आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रोग हैं, जितने अपन पढ़ेंगे उतने ही क्या होंगे दोस्तों, कम होंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मोटे मोटे तौर पर कम से कम इतने रोगों को तो आप याद रखो। इससे ज्यादा भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने रोगों को तो आपको याद रखना है। एक बार अपन रिवीजन कर लेते कि कौन कौन से रोगों को अपन ने पढ़ा है ना, ज्यादा नहीं लिखा है मैंने, 10-15 ही लिखा है आपको। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी, डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी, डिस्फेसिया वाक संबंधी, डिस्प्रेक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी, डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार है, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर दृश्य प्रत्यक्षीकरण विकार है, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंद्रियों के साथ समन्वय नहीं कर पाना, डिस्मॉर्फिया शरीर की बनावट अजीब सी दिखती है ना, डिस्टोपिया दुनिया उलझी हुई नजर आती है, डिस्मीथिया भयंकर तनाव और अवसाद है ना, डिसमेमोग्राफिया जिससे हमारी मेमोरी क्या हो जाती है, हल्की बुल्की कमजोर हो जाती है। इतने से विकार कम से कम आप ग्रेड 2 तक की तैयारी कर रहे हो तो आपको याद होने चाहिए, है ना। इससे अलावा भी बहुत सारे विकार है, डिस्कोनिया, डिसरेक्सिया, है ना, टाइटेनियन डिसऑर्डर, रिस्पेशन एडिटिंग डिसऑर्डर, इससे बहुत सारे हैं, लेकिन इतना हमें नहीं जाना है। हमें बस इतना कि हमारे एग्जाम के लिए काम हो जाए, इतना। इनमें प्रश्न एक जैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण संबंधी विकार है, कौन सा दृश्य संबंधी विकार है, कौन सा इंद्रियों संबंधी विकार है, ऐसे ही सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। तो ये डाटा है, इसको 2-5 बार रटना, जो आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ में ये टॉपिक भी कंप्लीट और इसी के साथ में आपका अधिगम भी कंप्लीट। आशा करते हैं कि टॉपिक ही नहीं बल्कि अधिगम भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। माफी चाहते हैं, थोड़ा लंबा चल गया, थोड़ी डिटेल्स थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी आपको हल्का फुल्का इतना सा याद होना चाहिए। तो बिल्कुल अधिगम भी आपका कंप्लीट। अब अपना फिर से कुछ नया टॉपिक शुरू होगा जिसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे। कौन सा होगा ये तो सरप्राइज है, जिस दिन क्लास होगी वो आपको देखना है। तो बिल्कुल जैसा कि आज की क्लास में अपन ने पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों से जारी रखे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।